हम्म, आज 2 मार्च 2026 है और अगर आज सुबह किसी ने भी अपनी स्क्रीन पर शेयर बाजार के आंकड़े देखे होंगे तो लाल रंग के निशान देखकर धड़कनें जरूर तेज हो गई होंगी। बिल्कुल। भारतीय शेयर बाजार विशेष रूप से सेंसेक्स और निफ्टी आज एक बहुत ही भारी गिरावट के साथ खुले हैं। हाँ, और हर तरफ न्यूज़ चैनल्स हो या वित्तीय वेबसाइट्स, एक ही चर्चा चल रही है। मध्य पूर्व में खासकर ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो ग्लोबल टेंशन बढ़ रही है, उसका सीधा असर अब बाजारों पर दिखने लगा है। और मजेदार बात यह है कि ये घबराहट केवल शेयर बाजार तक ही सीमित नहीं है। अगर हम रॉयटर्स की ताज़ा रिपोर्ट पर नजर डालें तो भारतीय रुपए में अचानक काफी कमजोरी आई है। बॉन्ड यील्ड भी तो तेजी से बढ़ी है ना? एकदम सही। बॉन्ड यील्ड का बढ़ना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक साफ संकेत है कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में इस वक्त भारी तनाव है। जाहिर है, जब भी दुनिया के किसी भी हिस्से में ऐसी उथल-पुथल होती है तो ग्लोबल इकोसिस्टम सबसे पहले घबराहट के साथ रिएक्ट करता है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का मिशन भी यही है। यानी इस पूरी अफरा तफरी को डिकोड करना। बिल्कुल। हम गहराई से ये समझने की कोशिश करेंगे कि हजारों किलोमीटर दूर हो रहे इस टकराव का भारतीय बाजारों और हमारी अर्थव्यवस्था पर तात्कालिक, मध्यम और दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़ने वाला है। लेकिन इस डीप डाइव में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात श्रोताओं के सामने स्पष्ट कर देना सही रहेगा। हाँ, ये निष्पक्षता की बात बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी ये सोच सकता है कि हम किसी का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरी चर्चा पूरी तरह से मिंट, रॉयटर्स, आउटलुक, द संडे गार्जियन और मनी कंट्रोल जैसे प्रतिष्ठित वित्तीय स्रोतों के डेटा पर आधारित है। मतलब हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी राजनीतिक या जियोपॉलिटिकल पक्ष का समर्थन करना या विरोध करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ ये डिकोड कर रहे हैं कि मूल स्रोतों की जानकारी के अनुसार वित्तीय बाजार इन घटनाओं पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ये क्लैरिटी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अनिश्चितता के समय में भावनाएं बहुत जल्दी हावी हो जाती हैं, लेकिन बाजार भावनाओं से नहीं बल्कि डेटा और कैपिटल फ्लो से चलते हैं। सही कहा। चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। जब हम बाजार की एकदम इमीडिएट रिएक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहला शब्द जो दिमाग में आता है वो है सेफ हेवन की ओर भागना, जिसे फ्लाइट टू सेफ्टी भी कहते हैं। बाजार से पैसा बहुत तेजी से निकाला जा रहा है। तो एक आम इंसान के नजरिए से अगर इसे समझें तो ये प्रोसेस असल में काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए थोड़ा इन्वेस्टर साइकोलॉजी को देखना होगा। आउटलुक बिजनेस की रिपोर्ट इसे बहुत अच्छे से समझाती है। जब भी अनिश्चितता बढ़ती है, मतलब कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, तो बड़े निवेशक डर जाते हैं। बिल्कुल। वो इक्विटी जैसे रिस्की एसेट से अपना पैसा तुरंत निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाते हैं। इसी को वित्तीय भाषा में सेफ हेवन कहा जाता है। मतलब जब युद्ध का डर हो तो कंपनियों के शेयरों पर भरोसा कम हो जाता है। हाँ, और ऐसे समय में सोना यानी गोल्ड, अमेरिकी बॉन्ड और डॉलर को सबसे सुरक्षित माना जाता है। सोने की अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जो किसी सरकार पर निर्भर नहीं करती। और डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है, तो निवेशक रातों रात अपना पैसा वहां शिफ्ट करने लगते हैं। यही कारण है कि हम इमर्जिंग मार्केट्स या उभरते बाजारों से पैसा सबसे पहले बाहर जाते हुए देखते हैं। और इसका असर हर शेयर पर एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। जो लार्ज कैप या ब्लू चिप कंपनियां होती है ना, वो इस झटके को थोड़ा सह लेती हैं। लेकिन जो हाई बीटा एसेट्स होते हैं जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप, उनकी तो बहुत बुरी तरह पिटाई होती है। ये हाई बीटा को थोड़ा आसान भाषा में समझाएं तो बेहतर होगा। कोई भी सोच सकता है कि ये बीटा क्या चीज है। बीटा असल में शेयर की चाल या वॉलेटिलिटी को मापने का पैमाना है। इसे एक रोलर कोस्टर की तरह मान लीजिए। मतलब अगर बाजार 1% गिरता है और कोई शेयर 2% गिर जाए तो वो हाई बीटा है। एकदम सही। ये वो शेयर हैं जो अच्छे समय में बहुत तेज मुनाफा देते हैं, लेकिन डर के माहौल में उतनी ही तेजी से धड़ाम से गिरते हैं। इसीलिए आज स्मॉल कैप इंडेक्स इतनी बुरी तरह लाल निशान में है। जी, लेकिन इस पूरी पहेली का जो सबसे अहम और शायद सबसे क्रिटिकल हिस्सा है वो है कच्चा तेल। क्रूड ऑयल। मिंट की रिपोर्ट में एक डेटा है जो वाकई डराने वाला है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 से 90% कच्चा तेल आयात करता है। और जब मिडल ईस्ट की बात आती है तो हॉर्मोज जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का जिक्र आना लाजमी है। वो तो दुनिया के तेल का सबसे बड़ा चोक पॉइंट है। उसे तेल का टोल प्लाजा भी कह सकते हैं। एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के तेल का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। तो बाजार को इसी बात का डर है कि अगर संघर्ष बढ़ता है तो इस रास्ते से सप्लाई रुक सकती है। और सबसे दिलचस्प बात देखिए, सप्लाई असल में रुकी नहीं है।
लेकिन सिर्फ इस डर से ही तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं। और तेल के दाम बढ़ते ही भारत में एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। ये एक बहुत खतरनाक चेन रिएक्शन है। इसे एक सिंपल फॉर्मूले से डिकोड करते हैं। सबसे पहले महंगा तेल। हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन, रसद और फैक्ट्रियों के लिए यही तेल इस्तेमाल होता है। तो ढुलाई महंगी हो जाती है। बिल्कुल। और ढुलाई महंगी होने से जन्म लेता है सूत्र का दूसरा हिस्सा, बढ़ती महंगाई या इन्फ्लेशन। और महंगाई बढ़ती है तो कंपनियों के लिए कच्चा माल महंगा हो जाता है। जिससे आता है तीसरा हिस्सा, कॉर्पोरेट मार्जिन या कंपनियों के मुनाफे में कमी। और जब मुनाफा कम होता है तो अंततः शेयर बाजार गिरता है। यही वो दुष्चक्र है जिसमें बाजार फंस जाता है। महंगा तेल, फिर महंगाई, फिर कम मुनाफा और आखिर में बाजार क्रैश। और इसमें जो विदेशी निवेशक हैं वो आग में घी डालने का काम करते हैं। आउटलुक मनी की रिपोर्ट भी यही कहती है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या एफपीआईज बहुत जल्दी घबराते हैं। एफपीआई का व्यवहार उस मेहमान की तरह है जो पार्टी में सबसे पहले आता है, लेकिन जैसे ही वहां कोई झगड़ा शुरू हो वो सबसे पहले दरवाजे से बाहर भागता है। तो तुरंत अपना पैसा निकालने लगते हैं। और जब इतने सारे डॉलर देश से बाहर जाते हैं तो हमारा रुपया कमजोर हो जाता है। तो ये एक और मुसीबत बन जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वैसे ही तेल महंगा है, ऊपर से रुपया कमजोर हो गया। इसका मतलब है उसी तेल को खरीदने के लिए हमें और ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। अर्थशास्त्र में इसे इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। आयातित महंगाई। अर्थव्यवस्था पर ये दोहरा प्रहार है। द संडे गार्जियन की रिपोर्ट भी इसी साइकोलॉजी पर जोर देती है कि शेयर बाजारों को अनिश्चितता से सख्त नफरत है। बाजार बुरी खबरों को पचा लेता है, लेकिन क्या होगा वाली स्थिति उसे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि युद्ध के दौरान भविष्य की कमाई का अंदाजा लगाना नामुमकिन सा हो जाता है। बाजार तो हमेशा भविष्य के अनुमान पर चलते हैं। जब विजन ब्लर हो जाए तो वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है। वॉल स्ट्रीट गिरेगा तो दलाल स्ट्रीट भी गिरेगा। यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि बाजार गिरने का मतलब ये नहीं कि हर एक कंपनी नुकसान में है। ये असर बहुत ही असमान या अनइवन होता है। ये बाजार की एक बड़ी सच्चाई है। द स्टेट्समैन के मुताबिक एविएशन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर लाइन ऑफ फायर में सबसे आगे होते हैं। जाहिर है, उड्डयन क्षेत्र का मुनाफा तो तेल की कीमतों पर ही निर्भर करता है। एयरलाइंस के कुल खर्च का करीब 40 से 50% सिर्फ एविएशन टर्बाइन फ्यूल या एटीएफ का होता है। तो तेल महंगा मतलब उनकी बैलेंस शीट खराब। और मनी कंट्रोल की रिपोर्ट पेंट्स और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर का भी नाम लेती है, क्योंकि पेंट्स बनाने का कच्चा माल सीधे पेट्रोलियम से आता है और महंगाई बढ़ने से कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की मांग भी गिरती है। ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी मतलब वो सामान जो जरूरत नहीं बल्कि लग्जरी है। बिल्कुल। नई कार लेना, महंगा फोन खरीदना या छुट्टियां मनाना, जब लोगों के रोजमर्रा के खर्चे बढ़ते हैं तो वे सबसे पहले इन्हीं चीजों में कटौती करते हैं। तो इन कंपनियों के शेयर सबसे पहले गिरते हैं। लेकिन स्क्रीन पर कुछ हरे निशान भी तो दिख रहे हैं। रॉयटर्स और टाइम्स ऑफ इंडिया का डेटा कुछ अलग ही इशारा कर रहा है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो हर संकट किसी न किसी के लिए अवसर लेकर आता है। तो फायदे में कौन है? रॉयटर्स के अनुसार ओएनजीसी जैसी अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस कंपनियों को सीधा फायदा होता है, क्योंकि वे खुद तेल निकालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हो रहा है तो उनके प्रोडक्ट की कीमत बढ़ रही है। सही कहा। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया ने रक्षा क्षेत्र या डिफेंस सेक्टर को एक बड़ा बेनिफिशियरी बताया है। ये थोड़ा अजीब लग सकता है। HAL और BEL जैसी कंपनियों के शेयर तनाव की खबरों पर क्यों भागते हैं? ये अजीब है लेकिन सच है। जब युद्ध का माहौल होता है तो निवेशकों को लगता है कि सरकारें अपनी सुरक्षा और रक्षा उपकरणों पर बजट बढ़ाएंगी। मतलब कंपनियों की ऑर्डर बुक फुल होने की उम्मीद है। और हमने पहले बात की थी सेफ हेवन की, तो सोना चांदी महंगा होने से गोल्ड लोन कंपनियों को भी फायदा होता है। ये तो बात हुई उन कंपनियों की जो स्क्रीन पर ट्रेड हो रही हैं, लेकिन मिंट की रिपोर्ट ने रिजर्व बैंक को लेकर एक गहरी चिंता जताई है कि अगर तनाव लंबा खिंचा तो क्या होगा। ये एक गंभीर विषय है। अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक 90 या $100 प्रति बैरल के ऊपर टिक गईं, तो हमारा व्यापार घाटा काफी बढ़ जाएगा। हम जितना निर्यात कर रहे हैं उससे ज्यादा का आयात करने लगेंगे। और इसका सीधा असर CPI महंगाई दर पर पड़ेगा। और महंगाई बढ़ने का सीधा मतलब है कि रिजर्व बैंक के हाथ बन जाएंगे, वो ब्याज दरें कम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कर्ज सस्ता करना होता है, लेकिन महंगाई में ऐसा नहीं किया जा सकता। दरें ऊंची रखनी पड़ती हैं। और ऊंची ब्याज दरों से ग्रोथ स्टॉक्स का गणित बिगड़ जाता है ना, जो PE रेशो होता है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। इसे ऐसे समझें कि कोई निवेशक $1 के मुनाफे के लिए आज कितना पैसा देने को तैयार है। जो ग्रोथ कंपनियां आज ज्यादा मुनाफा नहीं कमा रही
पर भविष्य में बड़े मुनाफे का वादा करती हैं, उनका क्या? उनका वैल्यूएशन भविष्य की कमाई पर ही टिका होता है। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो भविष्य में मिलने वाले पैसे की आज की कीमत कम हो जाती है। तो निवेशक ज्यादा पैसा देने से कतराते हैं और शेयर गिर जाते हैं। इसका मतलब इसका असर सिर्फ बाजार तक नहीं बल्कि रियल इकोनॉमी तक जाता है। जिसे हम रियल इकोनॉमी फीडबैक लूप कहते हैं। इसके 3 मुख्य चरण होते हैं, जिससे पता चलता है कि ग्लोबल टेंशन घर के बजट को कैसे बिगाड़ती है। चलिए इस लूप को डिकोड करते हैं। पहला चरण क्या है? पहला चरण है महंगाई। तेल महंगा होने से चीजें महंगी होती हैं और आम उपभोक्ता अपना खर्च कम कर देता है। मतलब अगर कोई कार लेने वाला था तो वो फैसला टाल देता है, जिससे कंपनियों का रेवेन्यू गिरता है। अब आता है दूसरा चरण। कंपनियों का मुनाफा गिर रहा है और कर्ज महंगा है, तो वे नई फैक्ट्री लगाने या कैपिटल एक्सपेंडिचर टाल देती हैं। नई भर्तियां भी रुक जाती होंगी। बिल्कुल। और यही हमें तीसरे चरण में ले जाता है। नौकरियां कम होने और महंगाई से बाजार में नकारात्मक सेंटिमेंट फैल जाता है, जिससे बड़े विदेशी निवेश भी अनिश्चित काल के लिए टल जाते हैं। ये तो एक ऐसा चक्र है जो भागती अर्थव्यवस्था पर अचानक ब्रेक लगा सकता है। ब्रेक लगा सकता है। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक डेटा देखें तो भारतीय बाजारों ने पहले भी ऐसे झटके सहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध या फिर 90 के दशक के खाड़ी युद्ध की तरह। जी हाँ, शुरुआत में हमेशा ऐसी ही घबराहट होती है। इसी बारे में एनडीटीवी की एक रिपोर्ट काफी राहत देती है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले भी जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव हुआ था तो उसका बाजार पर कोई संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल प्रभाव नहीं पड़ा था। जैसे ही युद्ध के बादल छटे, कंपनियों के फंडामेंटल्स ने दोबारा अपनी जगह बना ली और बाजार रिकवर कर गया। लेकिन उस रिपोर्ट में एक बड़ी शर्त भी है। ये तभी होगा जब टकराव सीमित रहे और किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध में न बदल जाए। सही पॉइंट है। तो एक निवेशक के तौर पे इसे एक टाइमलाइन में समझना जरूरी है। मिंट की रिपोर्ट ने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। निकट अवधि यानी अगले 0 से 3 महीने के लिए क्या अनुमान है? इस दौरान भारी वॉलेटिलिटी रहेगी। गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ये गैप डाउन ओपनिंग को थोड़ा समझाएं। मतलब रात में कोई बुरी खबर आई और सुबह बाजार खुलते ही शेयर पिछले दिन के भाव से सीधा बहुत नीचे जा गिरे, बिना ट्रेड करने का मौका मिले। जी। इस 3 महीने में डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे फार्मा, एफएमसीजी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और मध्यम अवधि मतलब 3 से 12 महीने में सारा खेल कच्चे तेल और एफपीआई के फ्लो पर होगा। इस दौरान वही कंपनियां टिकेंगी जिनके पास प्राइसिंग पावर है। प्राइसिंग पावर मतलब वो कंपनियां जो कच्चा माल महंगा होने पर भी ग्राहकों पर बोझ डाल सकती हैं बिना अपनी सेल गिराए। बिल्कुल। उनकी मजबूत बैलेंस शीट ही उनकी ढाल होती है। और 1 साल या उससे अधिक की दीर्घकालिक अवधि में क्या होगा? वो इस पर निर्भर करेगा कि तनाव कितनी जल्दी सुलझता है और ग्लोबल इकोनॉमी में सुस्ती का माहौल कैसा रहता है। घरेलू मांग भी एक बड़ा फैक्टर होगी। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि बाजार की इमीडिएट गिरावट बिल्कुल स्वाभाविक है। ये एक पैनिक रिएक्शन है जिसके पीछे तेल पर हमारी निर्भरता एक बड़ा कारण है। लेकिन असली टेस्ट इस बात का होगा कि युद्ध कितना लंबा चलता है और तेल की कीमतें कहां जाकर एक नया नॉर्मल बनाती हैं। जानकारी ही इस अनिश्चितता में सबसे बड़ा हथियार है। शोर से बचकर फंडामेंटल्स पर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। आज की चर्चा और इन तमाम स्रोतों को देखकर एक बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। एक ऐसा विचार जो शायद तुरंत ध्यान में ना आए लेकिन भविष्य के लिए अहम है। वो क्या है? सोचने की बात यह है कि अगर दूर बैठे देशों के टकराव से सिर्फ आयातित ऊर्जा पर हमारी निर्भरता के कारण हमारे बाजार और इकोनॉमी इतने कमजोर हो सकते हैं, तो क्या ये संकट भारत को ग्रीन एनर्जी और पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर और तेजी से धकेलने का कारण बन सकता है? ये वाकई एक बहुत गहरा विचार है। क्या आने वाले दशकों में हमारी ये कमजोरी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सबको चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल, इस पर नजर रखना दिलचस्प होगा। तो इसी विचार उत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस विश्लेषणात्मक चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और नई जानकारियों के साथ फिर किसी नए विषय की गहराइयों में उतरेंगे। विचार करते रहें, जानकारी से लैस रहें और सुरक्षित रहें।